Hello students, welcome to Learning Art. Today we are going to discuss about Bronner's theory of cognitive development. सबसे पहले आता है 3 क्लासिकल थ्योरीज ऑन हाउ चिल्ड्रंस लर्न अबाउट न्यू कंसेप्ट. बेसिकली वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है या अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 3 बेसिकली थ्योरीज इंपॉर्टेंट है. जो कि सबसे पहले आती है प्याजे की थ्योरी, जो आपने सुनी भी होगी. जो लोग बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्होंने ये थ्योरीज के बारे में ज़रूर सुना होगा. प्याजे की थ्योरी, नेक्स्ट इज ब्रूनर्स थ्योरी एंड लास्ट इज वाइगॉस्कीज थ्योरी. नेक्स्ट, हु इज जिनोम ब्रूनर? पहला, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर हु डेवलप थ्योरीज ऑन परसेप्शन. किस परसेप्शंस पे उन्होंने अपनी थ्योरी डिजाइन करी? लर्निंग, मेमोरी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन इन यंग चिल्ड्रन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनका कैसा हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है और उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा हो रहा है. ये सब इसी के अंदर आएगा. रीजनिंग हो गई है ना, उनका मेमोरी कैसा है, लर्निंग पावर कैसी है, ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट जो आता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट. थ्योरीज हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम एंड हेल्प लॉन्च द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. यानी कि जो इनकी थ्योरी थी वो बहुत फेमस हुई आगे चलकर, और अमेरिकन एजुकेशनल सिस्टम में उन थ्योरीज को इंट्रोड्यूस भी किया गया, ऑप्ट भी किया. बिलीव दैट Bruners believe that any subject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child at any stage of development. यानी कि चाइल्ड को हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं और किसी भी डेवलपमेंट स्टेज, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट स्टेज में हो, हम उसे कुछ भी पढ़ा सकते हैं, बशर्ते हमको उस मोड में फॉलो करना पड़ेगा जो हमें ब्रूनर्स ने दिए थे. उन 3 मोड्स को फॉलो करके हम किसी भी चाइल्ड को, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज में हो, हम उसे कोई भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट आता है ब्रूनर्स बिलीव ऑन लर्निंग एंड एजुकेशन. उनका बिलीव क्या था? फर्स्ट, करिकुलम शुड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. यानी कि करिकुलम ऐसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो एनकरेज करे चिल्ड्रंस को और उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करे. नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड्स ऑफ व्यूइंग. यानी कि सब्जेक्ट मैटर को हमें ऐसे प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने कि उनकी थॉट्स के अकॉर्डिंग, उनकी मेमोरी के अकॉर्डिंग और उनके व्यू, उनके देखने के नज़रिए के अकॉर्डिंग हमें अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करना है. या इट मीन्स, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग है कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, नॉट टीचर सेंटर्ड. यानी कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, कि चाइल्ड के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें उसे स्टडी कराना है. नेक्स्ट आता है टीचिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग कंसेप्ट एंड लर्निंग बाय डिस्कवरी. टीचिंग कैसी होनी चाहिए? टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक नए कंसेप्ट बने, नए कंसेप्ट ऑर्गेनाइज हो, और लर्निंग बाय डिस्कवरी, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्कवर करने के बाद वो लर्निंग एक मेमोरी की फॉर्म में स्टोर हो सके. नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन डेवलप एज वी मैच्योर. फर्स्ट इज एनेक्टिव. यानी कि ब्रूनर्स ने अपनी थ्योरी में 3 मोड्स दिए थे रिप्रेजेंटेशन, 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए थे. जो फर्स्ट मोड है दैट इज एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस का मतलब क्या है? हम एक्शंस की फॉर्म में बच्चों को टीच करें, या फिर बच्चा जो है वो किस फॉर्म में सीखे? एक्शंस की फॉर्म में, बाय डूइंग. अपने आप के लिए इसमें बताया कि एक्शंस की फॉर्म में सीखे. नेक्स्ट इज आई रिप्रेजेंटेशन. आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स विजुअल समराइजेशन ऑफ इमेज. यानी कि इमेजेस को या चार्ट्स को, है ना, उसको चार्ट्स को देख कर सीखे. इसका मतलब क्या है? जैसे लेट सपोज कि हम उसको इंडिया के मैप के बारे में कुछ बता रहे हैं कि रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इंडिया का मैप होना बहुत ज़रूरी है, उसकी इमेज, उसका चार्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो वो विजुअल एक्शंस क्या होते हैं? उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं. नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज में क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारी मेमोरी, जैसे कि वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल. जैसे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, हायर क्लासेस में क्या होते हैं? जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, कोई हम प्री क्लासेस में या फिर हम नर्सरी से तो वो सब नहीं लर्न होते. हमें नर्सरी से तो नहीं पता होता कि प्लस का साइन कैसा होता है या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन कैसा होता है, लेकिन आगे जाकर हायर क्लासेस में हमें ये सिंबल पता होते हैं कि प्लस का साइन कैसा होता है. इवन पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए, जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सब सीनियर क्लासेस में आते हैं, बड़े होने के बाद आते हैं, क्योंकि तब हमारे माइंड का वो लेवल हो जाता है कि हम सिंबल्स की फॉर्म में नॉलेज को गेन कर पाएँ. नेक्स्ट,
मोड कैन बी डोमिनेंट इन स्पेसिफिक पीरियड बट एसेसिबल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट, यानी कि ये तीनों के तीनों मोड जो है वो डोमिनेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द फेज, पूरे फेज में वो प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है किसी एक फेज में वो डोमिनेंट रहे, जैसे कि अगर बच्चा छोटा है तो वो इनएक्टिव स्टेज में ही सीखेगा, है ना, प्री क्लासेस में है या फिर नर्सरी में है, प्री नर्सरी में है, तो वहाँ पर वो बच्चा किस फॉर्म में सीखेगा, इनएक्टिव फॉर्म में सीखेगा, चीज़ों को टच करके सीखेगा। दिस इज बॉल एंड दिस शेप इज सर्कल, इट्स कलर इज येलो, इट्स कलर इज ब्लू, वॉट एवर बी द कलर, है ना। एंड अगर वो हायर क्लासेस में आया है उसके बाद वो किससे विजुअलाइज एक्शंस को देखकर सीख लेगा। इट मीन्स कोई भी इमेज, जैसे कि बहुत सारे बच्चे राइम्स को देखकर सीख लेते हैं कि राइम्स में क्या है, ए फॉर एप्पल है, व्हाट इज ए फॉर एप्पल है, तो वो समराइज कर लेते हैं उन चीज़ों को विजुअल एक्शंस के थ्रू। एंड थर्ड इज सिंबल रिप्रेजेंटेशन, ये हायर क्लासेस में हो गया, जितने भी हायर क्लासेस में, या फिर +7 7 साल से बड़े बच्चे जो हैं इजीली सिंबल एक्शंस को समझ जाते हैं, उनको पता होता है मैथमेटिकल सिंबल्स क्या होते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब उनको पता रहता है। नेक्स्ट, an active representation, an object or event is understood, known or presented by the action that have been performed with it, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट हैं, वो किस अकॉर्डिंग होने चाहिए, एक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि टीचर की एक ड्यूटी बनती है कि वो जो भी वो पढ़ाने जा रहा है, जो भी वो टॉपिक मैटर जो भी पढ़ाने जा रहा है, वो किसकी फॉर्म में पढ़ाए, एक्शंस की फॉर्म में पढ़ाए। नेक्स्ट, this form of representation originate during the first 2 year of life, यानी कि ये representations कब start होता है, 0 से लेके 2, first 2 years of life में ये start होता है। Next, learn about world through hands on action, यानी कि एक्शंस की फॉर्म में हम पूरे वर्ल्ड को लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि बच्चा जब रेटल को पकड़ना सीखता है तो उसे पता है कि रेटल को ऐसे मूव करने पर, इस डायरेक्शन में रेटल को अगर मैं मूव करूँगा तो उसमें से साउंड क्रिएट होगी, तो नेक्स्ट टाइम चाहे हम उसको रेटल ना भी दें लेकिन उसको ये मूवमेंट याद रहेगा। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज़ और एक्शंस कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हैंड्स ऑन एक्शंस की फॉर्म में स्टार्ट, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड को कैसे समझेगा, हैंड्स ऑन एक्शंस की फॉर्म में समझेगा। स्टार्टिंग 2 years में ये सब बात कब हो रही है, एन एक्टिव रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली जो एक्टिव फेज है इसका वो 0 से 2 years का फेज है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ थिंग्स इज एसेंशियल, इस फेज के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम बच्चों को वाटरमेलन या फ्रूट्स के बारे में, अगर हम फ्रूट्स के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं तो उस फ्रूट्स को हमें दिखाना पड़ेगा बशर्ते बच्चों को कि दिस इज़ मैंगो, दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ टू टाई शूलेस, हाउ डू यू टाई अ शूलेस, आप शूलेस को कैसे टाई करेंगे, अगर हम उसको एक्सप्लेन करने लगे थियोरेटिकली तो बच्चा कभी भी नहीं समझ पाएगा कि शूलेस को टाई कैसे करना है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उसको टाई करना। लैंग्वेज की फॉर्म में जब भी हम उसको एक्सप्रेस करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर हम एक्शंस की फॉर्म में उसे एक बार करके दिखा देंगे, लर्निंग बाय डूइंग, एक बार करके दिखा देंगे, एक बार वो खुद से कर लेगा तो उसे आ जाएगा। तो इसमें जो बेसिक रोल है वो किसका है, मसल्स का। जब मसल्स कोऑर्डिनेट करेंगी ब्रेन के साथ, या फिर आई हैंड एक्ट कोऑर्डिनेशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आंखों का हैंड के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, उसकी प्रोग्रामिंग होगी और वो इजीली शू को टाई कर लेगा। नेक्स्ट इज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। आइकॉनिक, अभी हम इससे फैमिलियर हो चुके हैं, एक बार मैंने बताया आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यानी कि वीडियोस की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओरिजिनेट बिटवीन द एज ऑफ 18 to 21 months, ये बहुत ही फेमस है इस एज के चिल्ड्रंस के लिए। पिक्टोरियल इमेज लर्निंग थ्रू पिक्चर्स, वीडियोज एंड डायग्राम, यानी कि इमेजेस की फॉर्म में सीखना। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही यही है कि किसकी फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में सीखना, इमेजेस की फॉर्म में सीखना, डायग्राम्स की फॉर्म में सीखना, चार्ट्स की फॉर्म में सीखना। जैसे कि सी फॉर कैट, एग्जाम्पल हम लेट सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। लाइक अब मेरा बेटा भी 2 साल का ही है और उसने राइम्स को देखते देखते ही सारे लेटर्स सीख लिए हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यू फॉर अम्ब्रेला, एवरीथिंग ही हैड लर्न। तो विजुअल एक्शंस का बच्चों के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट,
रिजेंबल विद प्याजेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये जो स्टेज है प्याजेज की प्री ऑपरेशनल स्टेज से मैच करती है। प्याजे की थ्योरी हम अपनी अगली वीडियोस में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, थर्ड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। 7 साल से बड़े बच्चे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझना स्टार्ट कर देते हैं 7 years ऑनवर्ड। सेकेंड इज लैंग्वेज ऑडिटरी बेस्ड। Third is the learner develops the capacity to think abstractly and interpret words and symbols। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, लर्नर के अंदर 7 साल से बड़ा बच्चा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये कैपेसिटी आ चुकी होगी कि वो सोच पाए, डिफरेंट आइडियाज़ को सोच पाए, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वो सोच पाए, और इंटरप्रेट मतलब समझ पाए, वर्ड्स को और सिम्बल्स को वो समझ पाए। ऑब्वियसली 7 साल से बड़ा बच्चा वो वर्ड्स को भी समझ पाएगा और सिंबल्स को भी समझ पाएगा, ईजिली समझ पाएगा। जैसे कि उसको पता होगा कि सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे मैथमेटिकल सिंबल्स, प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवाइड का सिंबल क्या होता है, ये सब सिंबल्स उसको पता होंगे। लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।